हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर टट्टी क्लासेस वीवर में। तो आज हम बात करेंगे आपके सामने पॉलिटी का एक नया सीरीज़ स्टार्ट हुआ है। इस सीरीज़ में आपको टॉपिक वाइज एक-एक करके एक-एक टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को ये पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कराने वाला हूँ रैपिड फायर के रूप में। तो आप अगर इस सीरीज़ से जुड़ेंगे तो आपका जल्दी जल्दी ही पूरी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद पॉलिटी जो आप लोग 3 महीने 2 महीने कवर करते हैं, उससे पहले आपकी 10 से 5 दिन में पूरी पॉलिटी कवर होने वाली है। तो हम बिना स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी के। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रियम्बल प्रस्तावना। हमारे संविधान में सबसे पहले प्रियम्बल का यूज़ हुआ था और ये प्रियम्बल का यूज़ सबसे अंत में हुआ था। हम बात करेंगे पहले पॉइंट की। तो संविधान सभा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान सबसे अंत में प्रियम्बल को यूज़ किया था। आपको मैं बता दूं कि संविधान सभा की प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले प्रियम्बल को यूज़ किया था। किसको किया था? प्रियम्बल को यूज़ किया था। अगर मैं बात करूं सबसे लास्ट में क्या किया था? प्रियम्बल का यूज़ किया था और एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, प्रारूप समिति बनी थी। इस समिति में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। सबसे पहले बात की जा रही है ये 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। प्रस्तावना को सबसे अंत में शामिल किया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रस्तावना को सबसे अंत में शामिल किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो संपूर्ण संविधान के दर्शन के सार रूप में अभिव्यक्त करने वाली संक्षिप्त अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? संविधान की प्रस्तावना संपूर्ण संविधान के संदर्भ को, दर्शन को सार रूप में अभिव्यक्त करने वाली संक्षिप्त अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? प्रस्तावना। ये हमारे संविधान की भूमिका या आमुख की भांति है। क्या है? ये हमारे संविधान की भूमिका या आमुख की भांति है। तो हम सबसे पहले अगर बात करेंगे तो हमारी जो प्रारूप समिति थी वो 29 अगस्त 1947 को शुरू की गई थी, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अगर हम बात करें प्रस्तावना की, प्रियम्बल की, तो प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए थे। नंबर 1 विचार, नंबर 2 भाषा और नंबर 3 प्रभाव। नंबर 1 विचार, नंबर 2 भाषा, नंबर 3 प्रभाव। ये 3 शब्द जोड़े गए थे हमारी प्रस्तावना में। विचार कहाँ से लिए गए थे? विचार, एक क्वेश्चन आता है सीधा एग्जाम में। विचार जो थे वो अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। भाषा जो थी वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। और प्रभाव जो था वो उद्देश्य प्रस्ताव। प्रभाव जो था, प्रभाव कहीं से नहीं, मतलब उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट रिसोल्यूशन था। बात करेंगे मूल संस्करण और ओरिजिनल एडिशन। संविधान का मूल संस्करण ओरिजिन एडिशन ये किसने दिया था? अंग्रेजी भाषा में प्रियम्बल का प्रयोग सबसे पहले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। ये सुलेखाकार थे हमारे संविधान के, मूल संविधान के, मतलब पहले वाले संविधान के। अंग्रेजी में जो बना था उसके जो थे वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, जिसको संविधान को इन्होंने सजाया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? हिंदी भाषा के सुलेखाकार हुए। हिंदी भाषा को संविधान में लिखा और ये लिखा है बसंत कृष्ण वैद्य जी ने लिखा है। उद्देश्य का शब्द का प्रयोग किया गया है सबसे पहले। हम बात करें उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया सबसे पहले
13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को। आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को। शुरुआत इसकी हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद हम बात करेंगे प्रस्तावना की, प्रियम्बल की। तो प्रियम्बल को संविधान की प्रस्तावना को शासन के स्रोत, सोर्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। उसके बाद राजनीतिक प्रणाली के रूप में, उसके बाद शासन की व्यवस्था कैसी थी, लागू होने की तिथि कैसी थी। ठीक है, हम बात करेंगे नेक्स्ट। प्रस्ताव शासन के स्रोत में क्या था? हम भारत के लोग, शासन का स्रोत, सत्ता का केंद्र और भारत की जनता। ये तो शासन के स्रोत में आया। राजनीतिक प्रणाली कैसी थी? कैसी राजनीतिक प्रणाली थी? ये थी न्याय, स्वतंत्रता और उसके बाद समानता, उसके बाद बंधुता। हम बात करेंगे एक एक करके। न्याय में क्या था? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। न्याय में क्या था? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता में क्या था? विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। समानता में क्या था? इक्वलिटी में प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। बंधुता में क्या था? राष्ट्रीय एकता व अखंडता। उसके बाद हम बात करेंगे शासन की व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था। शासन का स्वरूप कैसा था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था, समाजवादी पंथनिरपेक्ष था, लोकतांत्रिक और गणराज्य था। ये हमारी प्रस्तावना में कुछ पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। उसके बाद हम बात करेंगे जो संविधान, इन्फोर्सिंग डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को किया गया था। बात करेंगे नेक्स्ट प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना में क्या था? शासन का स्रोत किसमें था? निहित भारत की जनता में निहित था शासन का स्रोत। शासन प्रणाली का स्वरूप किसमें निहित था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य में। उसके बाद आदर्श एवं उद्देश्य स्वतंत्र और विचारों की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता थी। संविधान के लागू होने की तिथि क्या थी? संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसमें 4 प्रावधान थे। कौन कौन से प्रावधान? 4 प्रावधान लागू हुए। नंबर 1, चुनाव, अंतरिम संसद का गठन, नागरिकता और अस्थायी और संक्रमणशील उपबंध। इसमें क्या था? आदर्श एवं उद्देश्यों क्या था? स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। न्याय में क्या था? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय। राजनीतिक में क्या था? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय। समानता क्या थी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। उसके बाद राष्ट्रीय राष्ट्र की एकता व अखंडता। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्णतः लागू संविधान हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। पूर्णतः निर्मित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष सप्तमी संवत 2006 को बिकमी को हुआ था। पूर्णतः निर्मित 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी और संवत 2006 बिकमई को हुआ था। विचार, आइडिया कहाँ से आया? आंतरिक प्रक्रिया, आंतरिक प्रोसेस, मस्तिष्क में उत्पन्न संवेदनाएं थी। अभिव्यक्ति कैसी थी? बाह्य अभिव्यक्ति थी, बाहरी लोगों के लिए बाहरी अभिव्यक्ति विचारों को व्यक्त करने की माध्यम था। साधन कैसा था? लिखकर, बोलकर और संकेत इशारे कर।
हम बात करेंगे विश्वास की, फेथ की। धार्मिक और तरीके, रीति रिवाज, धर्म में संप्रदाय और हिंदू सनातन, उपासना में पूजा और पद्धति। सनातन हिंदू धर्म, त्योहार और संस्कृति, धार्मिक रीति रिवाज जैसे सनातन चामुंडा देवी की आराधना, स्तुति मंत्र, विशेष पूजा, उपासना है। त्योहार, संस्कृति, धार्मिक रीति रिवाज, ये विश्वास है। धर्म वर्षिक संप्रदाय, धर्म यानी कर्तव्यों का पालन, और संप्रदाय यानी कि पथ धार्मिक विचार जिसकी अपनी धार्मिक समानताएं हों, रीति रिवाज हों, संस्कृति हो। न्याय में क्या है? न्याय में आर्थिक, समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना, गरीब और अमीर के महज संतुलन स्थापित करना, गैप कम करना। आर्टिकल 38(2) में आय, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करना। आर्टिकल 38(2) में आय, सुविधा एवं अवसर की असमानता को समाप्त करना। कारारोपण सिद्धांत 5 से 10 लाख आय, 7.5% टैक्स, 2.5 से 5 लाख आय, 2.5% टैक्स, 2.5 लाख आय और आयकर X% टैक्स। सरकार द्वारा संचालित योजनाएं, बीमा योजनाएं, इसी रोजगार की योजनाएं, सब्सिडी योजनाएं और आवास की योजनाएं गरीबों के लिए है। ये बीमा योजनाएं, सबका बीमा होगा, रोजगार होंगे सबके पास, सब्सिडी योजनाएं और आवास योजनाएं होंगी। उसके बाद सामाजिक समानता क्या थी कि वंचित और शोषित वर्ग थे, वर्गों के बीच। आर्टिकल 15(3) में ये बताया गया महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान होंगे। आर्टिकल 15(3) में बताया गया है महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान होंगे। आर्टिकल 15(4) में बताया गया है सामाजिक एवं शैक्षणिक वर्ग के पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान होंगे। आर्टिकल 15(5) में बताया गया है कि शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रावधान होंगे, शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रावधान। 15(6) में बताया गया आर्थिक न्याय, EWS। उसके बाद आर्टिकल 16(4) में बताया गया आरक्षण। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजनीतिक न्याय। पंचायतों में SC ST व महिलाओं को आरक्षण देना, लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता कैसी? प्रतिष्ठा का अवसर, प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता। अवसर क्या होते हैं? समान अवसर के आधार पर समाज में समानता स्थापित करना अवसर है। प्रतिष्ठा क्या है? जीवन यापन हेतु आधारभूत सुविधाएं उन तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिष्ठा पूर्वक समाज में समानता। प्रतिष्ठा पूर्वक समाज में समानता, जीवन यापन स्थापित करना। आधारभूत आवश्यकता तब सभी की पहुंच सुनिश्चित हो सके, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छ पेयजल, बिजली, ईंधन, भोजन। आधारभूत आवश्यकता तब तक सभी की पहुंच सुनिश्चित हो सके, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छ पेयजल, बिजली, स्वच्छ ईंधन, भोजन। ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे देश को लोक कल्याणकारी राज्य बनाती हैं, वेलफेयर स्टेट बनाती हैं। देश की एकता व अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता अंतर्मन से होने की एक भावना। वी आर वन। क्षेत्र पर क्या होगा? द्वीपीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। किसी भी धर्म या संप्रदाय से है, सनातन, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, अन्य, पारसी। एकता का मतलब धार्मिक, क्षेत्र, जातीय, वंश। एकता का मतलब धार्मिक, क्षेत्रीय, जातीय, वंश, लिंग के आधार पर कोई भी हो, हम सब एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अखंडता।
अखंडता में क्या है? भौगोलिक एकता, एकता का वाह्य स्वरूप है। क्या है? भौगोलिक एकता, एकता का वाह्य स्वरूप अखंडता में है। और वंदता में क्या है? भाईचारा है, भाईचारा है, सामूहिकता है, कार्यों में एक दूसरे का सहयोग है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शासन प्रणाली का स्वरूप। शासन प्रणाली का स्वरूप संपूर्ण सत्ता संपन्न देश राज्य, किसी भी देश को अपनी भौगोलिक सीमा के भीतर स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार हो, वह किसी भी भीतर बाहरी दबाव से पूर्णतः मुक्त हो, अपनी भौगोलिक सीमा के भीतर अपनी देश की समस्त जनता के लिए उसके हित में कोई भी नियम या कानून निर्मित करने की एवं उसे लागू करने की क्षमता रखता है। समाजवाद, साम्यवाद, कार्ल मार्क्स का समाजवाद वर्जवा एंड सर्वहारा संपत्ति वर्ग है और इसमें गरीब वर्ग है साम्यवाद में। अब समाज कैसा होगा? एक वर्जवा होगा, एक सर्वहारा होगा। वर्जवा क्या होता है? संपत्तिशाली वर्ग है, ये बल कम है, संख्या बल कम है, संपत्तिशाली वर्ग है। इसमें गरीब वर्ग है, संख्या बल अधिक है। हिंसक क्रांति इन समाज में समानता होगी, यही साम्यवाद है। समाजवाद पंथनिरपेक्ष और अखंडता को 42वें संविधान संशोधन, समाजवाद एवं पंथनिरपेक्ष अखंडता को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ी गई। समाजवाद पंथनिरपेक्ष अखंडता को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गई। बात करेंगे भारतीय समाज एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। क्या है? भारत समाज एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। उसके बाद किसी भी प्रकार की हिंसक क्रांति की बात नहीं करता, किसी प्रकार की हिंसक क्रांति की बात नहीं करता। ये समाज में समानता स्थापित करता है, समाज में समानता स्थापित करता है और समानता स्थापित करता है। इसके आय की असमानता को समाप्त करने की बात करता है, आय की असमानता को समाप्त करने की बात करता है, समान परिस्थिति में समान न्याय की बात करता है। आर्थिक समाजवाद गरीब और अमीर की दूरी कम करता है, आर्थिक समाजवाद गरीब और अमीर की दूरी कम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष में क्या है? धर्मनिरपेक्ष। महात्मा गांधी जी के अनुसार धर्म का मतलब कर्तव्यों का पालन करना है। धर्मनिरपेक्ष कर्तव्यों से विमुख। बात करेंगे पंथ निरपेक्ष संप्रदाय विभिन्न मत को मानने वाले लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। धार्मिक दृष्टि से राज्य 3 प्रकार के हैं: धार्मिक राज्य, धर्म प्रभावित राज्य और धर्म निरपेक्ष राज्य, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। नेक्स्ट हम बात करेंगे धार्मिक राज्य। ऐसा देश की संपूर्ण समान शासन व्यवस्था धर्म के सिद्धांतों के आधार पर संचालित होती है। ऐसा देश की संपूर्ण शासन व्यवस्था धर्म के सिद्धांतों पर आधार पर संचालित होती है। धार्मिक ग्रंथ कौन है? धार्मिक ग्रंथ विधायिका है, लेजिस्लेचर है। नियम विनिमय दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर देश के कानूनों का निर्माण करना होता है। धार्मिक प्रधान हेड ऑफ स्टेट कौन है? हेड ऑफ स्टेट कौन है? कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका क्या काम करती है? कानून को, विधायिका काम करती है, कानून को बनाती है, कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका का होता है। उसके बाद कानून का न्याय करने का काम जुडिशरी का होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे धर्म प्रभावित। जहाँ किसी एक धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा दिया जाए, उसी धर्म को मानने वाले लोगों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता होती है, अन्य मत को मानने वाले लोगों को नहीं। धर्म प्रभावित राज्य, जहाँ किसी एक धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा, उसी धर्म को मानने वाले लोगों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता होती है, अन्य मत को मानने वाले लोगों को नहीं।
धर्मनिरपेक्ष क्या है यहाँ पर? धर्मनिरपेक्ष है राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता है, राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता है। वहाँ पर नागरिकों को धर्म के प्रचार प्रसार को भी स्वतंत्रता नहीं होती। राज्य धर्म से कोई संबंध नहीं होता है, राज्य धर्म से कोई संबंध नहीं होता है। पॉजिटिव धर्मनिरपेक्ष, राजकीय धर्म नहीं होता है, सभी को धार्मिक राज धर्म नहीं होता है, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी होती है, सभी को धर्म के प्रचार प्रसार अंतःकरण उपासना की स्वतंत्रता होती है। राज्य सभी धर्मों की उन्नति में योगदान देता है और उनके कार्यों में राज्य प्रबंधन की करता है। बात करेंगे लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लोकतांत्रिक, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगर हम बात करें, भारत जो है वो हम लोगों प्रधानमंत्री भारत की जनता ही इलेक्ट करती है, बनाती है। हेड ऑफ द स्टेट राज्याध्यक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। मैंने आपको बताया ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, जनता के द्वारा निर्वाचन होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे लोकतांत्रिक वंशानुगत ना हो, निर्वाचित हो, वंशानुगत ना हो, निर्वाचित हो। फ्रांस के संविधान से लिया गया है क्या? लोकतांत्रिक गणराज्य की यह व्यवस्था फ्रांस के संविधान से ली गई है। यह व्यवस्था बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था। जनता का शासन, जनता के लिए जनता का शासन, जनता का शासन। अब जनता है तो जनता का शासन, रूल ऑफ पीपल्स 3 प्रकार से हो सकते हैं। जो नंबर 1 विधायिका जो होती है वो कानून को क्या करती है? कानून बनाती है। क्या करती है? कानून बनाती है। कानून बनाने का काम विधायिका का होता है और कानून लागू करने का काम कार्यपालिका का होता है। और उसके बाद न्याय करने का काम किसका होता है? वो होता है न्यायपालिका का। किसका होता है? न्यायपालिका का। किसका होता है? न्यायपालिका का। संविधान में संशोधन, एक बार प्रस्तावना में संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976। 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं? बहुत समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, सोशलिज्म, सेकुलर और इंटीग्रिटी। बात करते हैं क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? यस, प्रस्तावना संविधान निर्माण की प्रक्रिया में सबसे अंत में शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में संविधान में प्रस्तावना को सबसे पहले लिया जाता है, लेकिन प्रस्तावना को संविधान निर्माण की प्रक्रिया में सबसे अंत में शामिल किया गया है। प्रस्तावना ना तो 22 भाग, प्रस्तावना में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं कि में से किसी का भी हिस्सा नहीं है। प्रस्तावना ना तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां में से किसी का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावना में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई थी, वो हमने आपको बता दी। बेरूवारी संघ क्या है? बेरूवारी संघ 1960 एससी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं है। केशवानंद बनाम भारती 1976, यस, संशोधन किया जा सकता है। इन्होंने ये बोला कि संशोधन किया जा सकता है संविधान में। उस प्रस्तावना में भी प्रस्तावना परिवर्तनीय है, इनफॉर्केबल, जस्टिकेबल नहीं है, प्रावधानों को लागू करवा सकें, बाद योग्य, न्याय योग्य है। मौलिक अधिकार DPSP, मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। सुप्रीम कोर्ट SC आर्टिकल 32 SC 126। यह स्टेटमेंट प्रस्तावना संविधान का परिचय एन पालकीवाला, परिचय पत्र एन पालकीवाला ने दिया। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र किसने दिया? एन पालकीवाला ने दिया।
और प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का एक परिणाम है। ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने दिया। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने दिया। दीर्घकालिक सपनों का एक परिणाम है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी या आभूषण है, ठाकुर दास भार्गव जी ने दिया। और प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, वो के.एम. मुंशी ने दिया। किसने दिया? के.एम. मुंशी ने दिया। के.एम. मुंशी ने दिया। आज के लिए सेवा यहीं समाप्त है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे इसी टॉपिक इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, संविधान सभा के साथ बात करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल सके। धन्यवाद।